वीडियो में हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 के इंडेक्स क्वेश्चन देखेंगे। तो पेज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन से मैटर हैं? तो इसका आंसर है चेयर, एयर, आमंड्स, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। ये सारे मैटर हैं क्योंकि जो स्पेस ऑक्यूपाई करें और जिसका मास हो वो सारी चीज़ें मैटर हैं। परफ्यूम की स्मेल भी मैटर है क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर में मतलब गैसेस फॉर्म में हैं, तो ये मैटर हुआ। स्मेल के सेंस को मैटर नहीं मानते पर किसी सब्सटेंस की स्मेल को मैटर मानते हैं। लव, स्मेल, हेट, थॉट, कोल्ड ये सारे फील किए जाते हैं। ये मास या ये स्पेस नहीं लेते हैं तो ये मैटर नहीं है। अब देख लेते हैं कि आंसर कैसे लिखेंगे। चेयर, इट इज़ अ मैटर। एयर, इट इज़ मैटर। लव, इट इज़ नॉट मैटर। स्मेल, इट इज़ नॉट मैटर। हेट, it is not matter. Almonds, it is matter. Thought, it is not matter. Cold, it is not matter. Cold drink, it is matter. Smell of perfume, it is matter. क्वेश्चन नंबर 2, हमें रीजंस बताने हैं। गरम खाने की स्मेल बहुत दूर तक से भी आप तक पहुंच जाती है, पर ठंडे खाने की स्मेल को लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। हमें पता है कि मैटर के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वे मूव करते रहते हैं। लो टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो पार्टिकल स्लो मूव करते हैं। ठंडे खाने में कम यानी लो टेम्परेचर के कारण कम काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए पार्टिकल्स बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं। वही गर्म खाने में टेम्परेचर ज़्यादा होने से पार्टिकल में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए पार्टिकल दूर तक मूव करते हैं और हमें दूर तक स्मेल आता है। अब देख लेते हैं कि आंसर कैसे लिखेंगे। पार्टिकल्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड possesses large kinetic energy and diffuse in air rapidly and reach several meters away, whereas particles of cold food possess less kinetic energy and are not able to reach several meters away. क्वेश्चन नंबर 3, एक डाइवर स्विमिंग पूल में पानी को काट पाता है। इस ऑब्जर्वेशन से मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी पता चलती है? एक डाइवर पानी में से तभी पास हो सकता है जब पार्टिकल्स के बीच स्पेस हो और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स नहीं हो। इसलिए डाइवर के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो पानी के पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन के फोर्स को ओवरकम कर देता है। तो अब देखते हैं कि आंसर कैसे लिखेंगे। This shows that the particles of matter have spaces between them and the interparticle force of attraction between liquid particles are not very strong. Hence, the force applied by diver is enough to overcome these forces of attraction. क्वेश्चन नंबर 4, मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सारे मैटर बहुत छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। ये पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेसेस होते हैं। मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूस मूव करते हैं। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि आंसर कैसे लिखेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, फर्स्ट, all matter is composed of very small particles which can exist independently. Second, particles of matter have spaces between them. Third, particles of matter are continuously moving. Fourth, particles of matter attract each other. पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, एक सब्सटेंस के 1 यूनिट वॉल्यूम का मास डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में इन चीज़ों को अरेंज करना है। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। हमें पता है कि गैसेस की सबसे कम डेंसिटी होती है, फिर लिक्विड की थोड़ी ज़्यादा और सॉलिड्स की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एयर, कॉटन, वाटर, हनी, चॉक, फिर आयरन है। तो हम देख लेते हैं कि आंसर कैसे लिखना है। द गिवन सब्सटेंसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एयर, कॉटन, वाटर, हनी, चॉक, आयरन। क्वेश्चन 2, मैटर की स्टेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस को टेबल फॉर्म में लिखना है। बी,
rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy और डेंसिटी के बारे में बताओ। कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है। ये जिस कंटेनर में होते हैं उसका शेप ले लेते हैं। गैस का भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, ये जिस कंटेनर में रखते हैं उसी का शेप ले लेते हैं। सॉलिड का डेफिनेट साइज या वॉल्यूम होता है, लिक्विड का डेफिनेट साइज या वॉल्यूम होता है। गैस का डेफिनेट साइज या वॉल्यूम नहीं होता है। सॉलिड कंप्रेस नहीं होते, लिक्विड थोड़ा कंप्रेस हो जाते हैं, गैस बहुत कंप्रेस हो जाते हैं। सॉलिड ये फ्लो नहीं होते, लिक्विड फ्लो हो सकते हैं, गैस फ्लो हो सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं करते, लिक्विड पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं लेकिन एक बाउंड्री के अंदर। गैस पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, लिक्विड सॉलिड से थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। अब बी वाला है, पहले रिजिडिटी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सॉलिड हाईली रिजिड, रिजिड मतलब कठोर। लिक्विड सॉलिड से कम रिजिड होते हैं, गैस रिजिड नहीं होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस नहीं होते हैं, कंप्रेस मतलब दबाना। लिक्विड कम कंप्रेस होते हैं और गैस बहुत कंप्रेस होते हैं। अब फ्लूइडिटी, फ्लो नहीं होते सॉलिड्स, लिक्विड हायर लेवल से लोअर लेवल में फ़्लो होते हैं, गैस सारे डायरेक्शन में फ़्लो होते हैं। अब फिलिंग अ गैस कंटेनर देखते हैं। सॉलिड कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है इसको, लिक्विड कंटेनर की ज़रूरत होती है और कंटेनर का शेप ले लेते हैं। गैस कंटेनर की ज़रूरत होती है, गैस कंटेनर को पूरा भर देते हैं। अब शेप, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, कंटेनर का शेप ही लिक्विड का शेप होता है। गैस का डेफिनेट शेप नहीं होता है। अब काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं। सॉलिड में सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है पर गैस से कम। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में होती है। अब डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में कम डेंसिटी होती है सॉलिड के कंपेयर में, गैस में सबसे कम डेंसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें कारण बताना है। ए वाला है गैस जिस बर्तन में रखते हैं उसे पूरा भर देती है। सेकंड वाला है कंटेनर की वॉल्स पर गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है। थर्ड वाला है एक लकड़ी की टेबल को सॉलिड कहते हैं। डी वाला है हवा बहुत आसानी से मूव कर सकती है पर लकड़ी के एक सॉलिड ब्लॉक से ऐसा करने के लिए कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। ए वाला है गैस जिस बर्तन में रखते हैं उसे पूरा भर देती है। तो इसका आंसर है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए गैस के पार्टिकल्स चारों डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इस आंसर को कैसे लिखेंगे। तो अ गैस completely fills the vessel in which it is kept because there is negligible force of attraction between the particles of gas, thus the gas particles move freely in all directions. अब बी वाला देख लेते हैं। तो बी वाले का क्वेश्चन है कंटेनर की वॉल्स पर गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो इसका आंसर है गैस के पार्टिकल्स सारे डायरेक्शंस में रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड में। इसके कारण पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं और कंटेनर की वॉल्स से भी फोर्स के साथ टकराते हैं। कंटेनर की वॉल्स के साथ गैस पार्टिकल्स के कोलिजन्स के कारण कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो इस देख लेते हैं अब हम कि इसके आंसर को कैसे लिखेंगे। अ गैस एक्सर्ट्स pressure on the walls of the container because the particles of gas move randomly in all directions at high speed. As a result, the particles hit each other and also hit the walls of the container with a force. These collisions of the gas particles with the walls of the container exert pressure on the walls of the container.
सी वाला है, एक वुडन टेबल यानी एक लकड़ी की टेबल को सॉलिड कहते हैं क्योंकि उसका एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। यह बहुत रिजिड होता है और कंप्रेस मतलब दबता नहीं है। इसकी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम देख लेते हैं कि इस आंसर को कैसे लिखेंगे। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड बिकॉज इट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इट इज़ वेरी रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। दैट इज़ इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉलिड। डी वाला है, हवा बहुत आसानी से मूव कर सकती है पर लकड़ी के एक सॉलिड ब्लॉक से ऐसा करने के लिए कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि एयर के पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है और अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होता है। हालांकि सॉलिड के पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है और अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सॉलिड के पार्टिकल्स को मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम आंसर को कैसे लिखेंगे। We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert because the particles of air have large intermolecular spaces and least force of attraction between them. Thus, one can easily move the hand in air and push the particles of air apart. However, the particles of solid have minimum amount of intermolecular space and maximum force of attraction between them. Thus, a greater amount of force is required to move the particles of solid apart. Thus, much greater force is required to move hand through a solid block of wood. Question number 4. लिक्विड की सॉलिड के कंपैरिजन में कम डेंसिटी होती है पर आपने देखा होगा पानी में आइस फ्लोट करती है, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर है, हमें पता है कि पानी से कम डेंसिटी वाले सब्सटेंस पानी में फ्लोट करते हैं और पानी से ज़्यादा डेंसिटी वाले सब्सटेंस पानी में डूब जाते हैं। तो डेंसिटी मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसे डेंसिटी कहते हैं। वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी कम होती है। आइस सॉलिड है पर उसके स्ट्रक्चर में बहुत खाली स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। ये स्पेस पानी के कंपेयर में ज़्यादा होते हैं आइस में, इसलिए आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है पानी के कंपेयर में, इसलिए आइस की डेंसिटी कम है पानी से। और पानी से कम डेंसिटी वाले सब्सटेंस पानी में फ्लोट करते हैं, इसलिए आइस फ्लोट करती है। अब हम देख लेते हैं कि आंसर कैसे लिखेंगे। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एज द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेज its density decreases. Though ice is a solid, but it has a cage-like structure, hence there are large number of empty spaces between its particles. These spaces are larger as compared to the spaces present between the particles of water. Thus, for a given mass of water, volume of ice is greater than that of water. Hence, the density of ice is less than that of water. A substance with lower density than water can float on water. Therefore, ice floats on water. पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1. टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 होता है। तो ए वाला है 300 केल्विन, तो इससे हम 273 माइनस कर देंगे। 300 माइनस 273 हमें 27 डिग्री सेल्सियस दे देगा। बी वाला है 573 केल्विन, तो 573 माइनस 273 करेंगे तो हमें 300 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। हमें वाटर की फिजिकल स्टेट बताना है। तो ए वाला है 250 डिग्री सेल्सियस, तो 250 डिग्री सेल्सियस पर गैसियस स्टेट होगा पानी। बी वाला है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी लिक्विड स्टेट में होगा। इस स्टेज पर अगर हीट एनर्जी देते रहेंगे तो पानी गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। हम देख लेते हैं कि आंसर को कैसे लिखेंगे। तो वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। बी वाला है एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। एट दिस स्टेज इफ वी कीप ऑन सप्लाइंग हीट एनर्जी वाटर कैन चेंज टू गैसियस स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3. किसी भी सब्सटेंस के लिए जब स्टेट चेंज होता है मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? तो इसका आंसर है, हमें पता है कि पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है।
तो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट दी गई वो पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम में लग गई, जिसे लेटेंट हीट कहते हैं। और लेटेंट हीट सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने में हिस्सा नहीं लेती है, इसलिए स्टेट चेंज होने में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम आंसर को कैसे लिखेंगे। ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज बिकॉज ऑल द हीट सप्लाइड टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर is utilized in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. This heat is called the latent heat. Latent heat does not contribute in increasing the temperature of the substance. Question number 4. एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने का कोई मेथड बताना है। तो इसका आंसर है, इसके लिए हमें पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम करना होगा और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ाना होगा। तो प्रेशर बढ़ाने से और टेम्परेचर कम करने से एटमॉस्फेरिक गैसेस लिक्विफाइड हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1। डेजर्ट कूलर हॉट ड्राई डे पर ज़्यादा ठंडे क्यों होते हैं? तो इसका आंसर है, अगर पार्टिकल्स ज़्यादा एवेपोरेट होंगे तो ज़्यादा कूलिंग होगी, इसलिए एवेपोरेशन के कारण कूलिंग होती है। जब एक लिक्विफाइड एवेपोरेशन होता है तो लिक्विड के पार्टिकल्स अपने आसपास से एनर्जी लेते हैं ताकि एवेपोरेशन के कारण जो एनर्जी का लॉस हुआ है उसे बराबर कर सकें। तो एवेपोरेशन के कारण कूलिंग होती है, तो आसपास कूलिंग कर देता है। एक डेजर्ट कूलर में कूलर के अंदर का पानी एवेपोरेट होता है, इसके कारण सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, इसलिए आसपास कूलिंग हो जाती है। एवेपोरेशन एयर में कितने वाटर वेपर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हवा में वाटर वेपर कम है तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगा। हॉट ड्राई डे में एयर में वाटर वेपर कम होंगे, इसलिए कूलर के अंदर भरा पानी ज़्यादा एवेपोरेट होगा, तो कूलिंग ज़्यादा होगी। इसलिए हॉट ड्राई डे में कूलिंग ज़्यादा होती है कूलर में। तो अब हम देख लेते हैं कि इस आंसर को कैसे लिखेंगे। When a liquid evaporates, the particles of the liquid absorb energy from the surroundings to compensate the loss of energy during evaporation. Since evaporation causes cooling, this makes the surroundings cool. In a desert cooler, the water inside it is made to evaporate. This leads to absorption of energy from the surroundings, thereby cooling the surroundings. Evaporation depends on the amount of water vapor present in the air. Humidity. If the amount of water vapor present in air is less than evaporation is more. On a hot dry day, the amount of water vapor present in air is less. Thus, water present inside the desert cooler evaporates more, thereby cooling the surroundings more. That is why a desert cooler cools better on a hot dry day. Question 2. गर्मियों में मटके के अंदर भरा पानी कैसे ठंडा होता है? मटके में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे मटके के अंदर भरा पानी एवेपोरेट होता है और मटके और बाकी पानी से वेपराइजेशन के लिए जो लेटेंट हीट चाहिए वो मिल जाती है, तो मटका और बाकी पानी ठंडा हो जाता है। तो हम देखते हैं इस आंसर को कैसे लिखेंगे। There are a large number of extremely small pores in an earthen pot through which the water kept inside the pot keeps on evaporating and takes the latent heat required for vaporization from the earthen pot and remaining water. The earthen pot and water hence loses heat and this makes the water inside the pot cool. क्वेश्चन नंबर 3। जब हमने हथेली पर कुछ एसीटोन या पेट्रोल या परफ्यूम डालते हैं तो हमें ठंडा क्यों लगता है? तो इसका आंसर है, जब हथेली पर एसीटोन या पेट्रोल या परफ्यूम डालते हैं तो वह एवेपोरेट हो जाता है और एवेपोरेशन के टाइम लिक्विड के पार्टिकल्स हथेली के सरफेस से एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं ताकि जो एनर्जी का लॉस एवेपोरेशन के कारण हुआ है वह बराबर कर सकें, जिससे आसपास ठंडक हो जाती है। इसलिए हमारी हथेली में ठंडक महसूस होती है। तो अब हम देखते हैं कि आंसर कैसे लिखेंगे। When we put some acetone or petrol or perfume on our palm, it evaporates. During evaporation, particles of the liquid absorb energy from the surface of the palm
to compensate for the loss of energy, making the surroundings cool. Hence, our palm feels cold when we put some acetone or petrol or perfume on it. क्वेश्चन नंबर 4, हम गरम चाय या गरम दूध सॉसर मतलब प्लेट से जल्दी पी पाते हैं बजाय कप के। तो इसका आंसर है, हमें मालूम है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी, इसलिए सॉसर से ज़्यादा जल्दी एवेपोरेशन होगा कप के कंपेयर में, तो कूलिंग भी जल्दी होगी। इसी कारण से सॉसर से चाय या दूध जल्दी पी पाते हैं। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, मतलब कैसे लिखेंगे आंसर को। A liquid has a larger surface area in a saucer than in a cup. One of the factors affecting evaporation is surface area. Larger is the surface area, more is the evaporation. Thus, evaporation is faster in a saucer, causing more cooling than in a cup. For this reason, we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup. Question number 5. गर्मी में किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए? तो इसका आंसर है, गर्मी में हमें कॉटन और लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मी में हमें पसीना ज़्यादा आता है और कॉटन पानी को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारी बॉडी के पसीने को भी जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है और पसीना एटमॉस्फेयर के कारण एवेपोरेट हो जाता है। एवेपोरेशन के समय पसीने की जगह के पार्टिकल्स हमारी बॉडी से एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी में ठंडक महसूस होती है, और वही लाइट कलर के कपड़े हीट कम अब्जॉर्ब करते हैं जो समर के लिए अच्छे होते हैं। तो हम देखते हैं हम आंसर कैसे लिखेंगे। वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स एंड लाइट कलर क्लोथ्स इन समर्स। वी स्वेट अ लॉट इन समर्स। कॉटन इज़ अ गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर, thus it absorbs sweat from our body and exposes the sweat to the atmosphere, making its evaporation faster. During this evaporation, particles on the surface of the sweat gain energy from our body surface, making the body cool. Further, light colored clothes are poorer absorber of heat and would be better for summer.